पाकिस्तान और श्रीलंका की इस वक्त सीरीज़ हो रही है, दूसरा मैच आज हो रहा है और इस सीरीज़ के हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ उसके बाद ये सीरीज़ जो है लग रहा था कि ये सीरीज़ शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी और इस हवाले से भारत जो है वो तो खुशियाँ मनाना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने और सारी दुनिया ने ये देखा कि किस तरीके से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान की फोर्सेस ने इस बात का यकीन दिलाया श्रीलंका की टीम को कि आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फ़राहम की गई है और आने वाले दिनों में भी आने वाले मैचेस के हवाले से भी सिक्योरिटी आपकी जो है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी और आप पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं। और उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका की जो टीमें हैं वो अब दोबारा से क्रिकेट के मैदान में नज़र आ रही हैं और जो ट्राई सीरीज़ होनी थी वो भी अब होगी पाकिस्तान में और उसका जो वेन्यू है वो रावलपिंडी शिफ्ट कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं 365 न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट जुल्करनैन शेख, उनसे ज़रा बात करते हैं। पहले क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और फिर बात करनी है हमें तुर्किया में फ़ुटबॉल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। पहले जी अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पहले इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बावजूद श्रीलंका की टीम जो है उसने मैच खेल रही है। अब ट्राई नेशन सीरीज़ और पाकिस्तान श्रीलंका की जो वनडे सीरीज़ है उसका शेड्यूल थोड़ा तब्दील किया गया है। अब अगर ये ट्राई सीरीज़ नहीं होती तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होता? अब तो हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान था जिससे हम बचे हैं? देखें, ये जो वाकया हुआ, मतलब आप देखें, जब G11 कचहरी के अंदर खुद कुछ धमाका हुआ है उससे चंद मिनट बाद जो है श्रीलंकन टीम को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचना था पहले वनडे खेलने के लिए। और आपको भी अवैस भाई पता है कि 2009 मार्च के अंदर जो पाकिस्तान लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में श्रीलंकन टीम पर लिबर्टी चौक के जब जाते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम लिबर्टी चौक पर हमला हुआ था, वो भी श्रीलंकन टीम थी और उनके प्लेयर्स जख्मी हुए थे, टीम मेंबर। सो ये एक नेचुरली था उनकी तरफ से रिएक्शन आना। और जब पहला वनडे खत्म हुआ तो उस रात 8 प्लेयर्स ने अपने मैनेजर को अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनकी फैमिलीज की कॉल आ रही थी। मैनेजर ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया और जब ये खबर बाहर आई तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पर अगर श्रीलंकन टीम या उसके कुछ प्लेयर्स वापस चले जाते तो आप एतराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पहले भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आप कहेंगे मोहसिन नकवी को इसमें क्रेडिट देना चाहिए और खुद फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने श्रीलंकन वजीर दिफा से भी राब्ता किया और एक बहुत ही हाई लेवल पर जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की गवर्नमेंट्स के दरमियान इस चीज पर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। फिर 1.5 घंटा तक मोहसिन नकवी खुद प्लेयर्स के साथ रहे, उन्हें यकीन दिलाया कि मैं वजीर दाखिला भी हूं, मैं खुद निगरानी करूंगा। सो इस पूरे मामले में अगर खुदा न खास्ता कोई प्लेयर वापस चले जाते और अगर ये टीम वापस चली जाती तो पाकिस्तान की क्रिकेट 15 साल पीछे वही 2009 वाली कंडीशन में होनी थी। और 2009 के वाकये के बाद हमें तकरीबन 5-6 साल लगे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की। सो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला था और इसी सेंसिटिविटी को देखते हुए अब जो ट्राई नेशन का पाकिस्तान, जिसमें मेजबान है श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम, तीनों ने जो है वो T20 टूर्नामेंट खेलना था और इसके आखिरी मैचेस जो थे वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में थे। अब उनको भी रावलपिंडी के स्टेडियम में इसलिए शिफ्ट कर दिया गया कि सिक्योरिटी मेजर जो है उनको और ज्यादा फुल प्रूफ कर दिया जाए, क्योंकि टीम की मूवमेंट जो होती है, चाहे वो विद इन सिटी हो, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर में हो, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस सेंसिटिविटी को और ज्यादा जो है इस पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और अब तमाम तर टूर्नामेंट जो है वो रावलपिंडी में होगा। और इस टूर्नामेंट की सिग्निफिकेंस जो है वो कई लिहाज से बहुत ज्यादा है, क्रिकेट के लिहाज से भी, पाकिस्तान के जो इलाकाई मामलात हैं उनके लिहाज से भी और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप आने वाले उसके लिहाज से भी। अच्छा, कुछ तज्ज़ियाकार ये भी बात कर रहे हैं और बड़ी खुल के ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट वापस आती है तो भारत को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। तो क्या पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत की कोई शरारत हो सकती है? देखिए, शरारत बिल्कुल हो सकती है। आप अवैस भाई, जो 2009 का हमला हुआ था, मैं खुद उसको कवर करने वालों में शामिल हूं। उस वक्त ये वाकई सामने चीजें आई थी कि जो लोग यहां पर ऑपरेट हुए थे उनको पीछे कहीं ना कहीं जो है रॉ बैकअप कर रहा था। और अब इस वाकये की टाइमिंग का
जो है बहुत ज्यादा, एक तरफ तो आप वो इंडियन रॉ और उन एजेंसियों को कह सकते हैं जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खींचना चाहती हैं, और दूसरा जो शरारत जिसकी तरफ मुख्तलिफ क्रिकेटर्स या कमेंटेटर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जिन प्लेयर्स ने कंसर्न शो किया था, अब उनके नाम तो नहीं है, वो प्लेयर वो हैं जो आईपीएल भी खेलते हैं। सो ये सोचा जा रहा था कि शायद एक जिसको कहे ना एक चिंगारी लगाने की कोशिश इंडिया की तरफ से की गई थी, और इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी इंडिया को चुभती है वो शायद किसी को नहीं चुभती। आपको ये भी याद होगा कि ये जो ट्राई नेशन हो रही है इसमें पहले जिम्बाब्वे की जगह पर अफगानिस्तान की टीम आनी थी, और अफगानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पिछली झड़प हुई है उसमें बगैर किसी सबूत के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने एक ऐसी ट्वीट की जिसमें यह प्रोपेगेंडा किया गया कि जी पाकिस्तान के हमले में कोई क्रिकेटर जो है अफगानी जो है वो इसमें जो है जहां बाक हुए, जो कि कोई सबूत के बगैर थी। और फिर इसी चीज को बेस बनाकर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से इनकार किया और उसका अल्टरनेट जिम्बाब्वे की टीम बुलाएगी। सो ये सारे पॉइंट्स बताते हुए तो हैं कि जहां पे भी बस चलता है, जहां पे भी उनको मौका मिलता है, वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की या उसके खिलाफ रुकावटें खड़ी करने की जो है पूरी कोशिश करते हैं, और या इस पूरे मामले में भी उनकी शरारत बहरहाल जरूर शामिल होने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जो फ़ुटबॉल की दुनिया में जो एक बड़ा वाक़या पेश आया है, तुर्किया में फ़ुटबॉल मैचों पर एक मुबैना सट्टेबाज़ी की वसी पैमाने पर तहकीकात जारी हैं, और इसमें ये सामने आया है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वो तुर्किया में फ़ुटबॉल पर जुआ हो रहा था, और एक बहुत बड़ा एक बेटिंग स्कैंडल है जो कि सामने आया है तुर्किया से। तो इसके बारे में बताएं, क्या तफ़सीलात हैं? देखें, फुटबॉल की जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है उसमें ये सबसे बड़ी तहकीकात है। यानी अगर आप जिस तरह टर्किश फुटबॉल फेडरेशन की के प्रेसिडेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो तफसील उन्होंने बताई, तो इब्राहिम के मुताबिक 1024 जो उनके फुटबॉलर हैं उनको इन तहकीकात का इन्वेस्टिगेशन का सामना है और उनको वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया गया। और जो सबसे इससे भी बड़ी चीज़ है कि इन 1024 प्लेयर में 27 प्लेयर ऐसे शामिल हैं जो डिवीजन 1 यानी उनकी लीग लेवल के खेल रहे थे, और उसके अंदर भी 5 प्लेयर ऐसे हैं जो टर्किया की कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सो इससे बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये कहानी जो है वो अंपायर्स और मैं माफी चाहता हूं अंपायर्स क्योंकि क्रिकेट हमारे मुंह पर चढ़ा होता है, रेफरीज जो है, रेफरीज 571 रेफरीज हैं टोटल टर्किया फुटबॉल फेडरेशन के, जिनमें से 371 रेफरीज जो हैं वो या असिस्टेंट रेफरीज जो हैं वो इसमें मुलव्वस पाए गए। अब कहानी शुरू जो हुई है वो एक बेटिंग वेबसाइट है। बेटिंग वेबसाइट पर इन लोगों के अकाउंट्स मौजूद हैं, इन लोगों के अकाउंट्स के जरिए बहुत सारी बेट्स हुई हैं, और रेफरीज के वाले से तो यहां तक पता चला है कि एक रेफरी ने पिछले 5 सालों में 18,000 से ज्यादा बार जो है वो बेट किया है, और 10 रेफरीज ऐसे हैं जो 10-10 हजार से ज्यादा बार बेट कर चुके हैं। और ये एक बहुत ही बड़े पैमाने की फुटबॉल के अंदर बेटिंग की हवाले से एक स्कैंडल निकला है, और इस पर सिर्फ टर्किया फुटबॉल फेडरेशन ही नहीं बल्कि टर्किया की जो अटॉर्नी जनरल है वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वक्ती तौर पर इतने बड़े पैमाने पर इतने प्लेयर्स को सस्पेंड करना आज तक फुटबॉल की तारीख में नहीं मिलता। अच्छा, अब इस केस में, इस स्कैंडल में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और अब तक की तहकीकात में क्या पेशरफ्त सामने आई है, कौन कौन मुलव्विस पाया गया है? देखें, इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो बहुत अहम है। इस गिरफ्तारी में सबसे अहम एक उनके मेजर क्लब के चेयरमैन की गिरफ्तारी है, और साथ साथ एक ऐसा शख्स भी बताया जा रहा है जिसका लिंक डायरेक्टली फुटबॉल से नहीं है लेकिन वो फैसिलिटेटर था, फ्रंटमैन था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। 5 रेफरीज की गिरफ्तारी हुई हैं, और ये 7 गिरफ्तारियां आप ये जहन में रखिएगा कि किसी भी तरह मतलब आप इसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहेंगे।